Assalamu alaikum dear friends. Welcome to Math and Science classes. Today we are going to discuss first chapter of mathematics for class 11th, which is SETS, SETS. We have divided this chapter into three parts. Let's begin with the first part, which includes introduction, examples and representation of a set. Let's start. यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, फिर क्या है एग्जांपल्स ऑफ सेट्स, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, उसके टू मेथड्स है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और फिर है इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज। देखो जहाँ तक बात है सेट्स की तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक फंडामेंटल पार्ट है। अगर हम प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स देखेंगे ना तो एक फंडामेंटल पार्ट बनता है सेट्स का, ठीक है ना। तो सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर जो है आपका 11th में वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन टू सेट्स। तो जब आपको सेट्स ही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ पाओगे अच्छे से। तो पहले आपको ये सेट का जो ये चैप्टर है ये बेसिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप 12th में जाओगे तो उसमें भी पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, मतलब उसमें भी रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ही देखनी है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको सेट आना चाहिए अच्छे से। तो ये बेसिक पार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना, फोकस करो। दिस सेट थ्योरी वाज गिवन बाय ए famous German mathematician George Cantor. Actually, he was working on some problems on trigonometric series, and at that time he encountered sets. हाँ ठीक है। तो सेट क्या होता है? A set is a well defined collection of objects. सेट एक कलेक्शन है लेकिन वेल डिफरेंट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना, या हम कहेंगे मेंबर्स का या एलिमेंट्स का। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, आइटम्स, दीज आर सिनोनिमस टर्म्स। ये एक जैसे हैं तो कुछ भी हम कह सकते हैं। ए सेट इज अ वेल डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो एक कलेक्शन सेट क्या है? एक कलेक्शन है लेकिन वेल डिफरेंट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो इससे पहले कि मैं और भी बताऊं सेट के बारे में, पहले मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा ये कलेक्शन क्या होता है और वेल डिफरेंट कलेक्शन क्या होता है, इसमें कौन सा डिफरेंस होता है। तभी हम फिर सेट को आसानी से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एवरीडे लाइफ में देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हम बहुत सारी कलेक्शंस को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं तो एक क्राउड है। क्राउड क्या होता है? जिसमें बहुत से लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम कलेक्शन ही कहते हैं, ठीक है ना। या आपके पास वो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो आप उनसे कुछ गेम्स खेलते हो तो वो भी एक कलेक्शन ही है, ठीक है ना। या कोई क्रिकेट टीम होता है या फुटबॉल टीम होती है या कुछ और टीम होता है आपके नज़र में, तो वो एक कलेक्शन ही है, ठीक है ना। ये सभी तो कलेक्शंस है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। बहुत सारे कलेक्शंस हैं मैथ्स में भी, ठीक है ना। तो ये भी कलेक्शंस है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ना सेट की, तो हम कहते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सिंपल कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? विच डजेंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो एक बंदा भी यही कहना चाहिए इस कलेक्शन में जितने मेंबर्स हैं, तो एक बंदा भी यही कहना चाहे इसमें जितने मेंबर्स हैं, तो दूसरा भी ऐसा ही कहना चाहे और तीसरा बंदा भी ऐसा ही कहना चाहे, ठीक है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 11th क्लास में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं एक बच्चे से पूछता हूँ नेम 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। दुनिया के 5 बेहतरीन जो बल्लेबाज हैं उनके नाम बताओ, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा विराट कोहली, AB डिविलियर्स, रोहित शर्मा, बाबर आजम, हाशिम आमला। तो किसी और बच्चे से पूछूंगा, वो कहेगा विराट कोहली, AB डिविलियर्स, बाबर आजम, MS धोनी,
फैब डिप्लोसी, ठीक है ना। तो ये वेरी हो रहा है, ठीक है ना। तो एक बच्चे ने कुछ और नाम बताए, दूसरे बच्चे ने कुछ और नाम बताए, इसी तरह जब मैं तीसरे बच्चे से पूछूंगा वो भी कुछ और ही बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरी हो रहा है। 5 बैट्समैन मैंने कहे दुनिया के, लेकिन ये वेरी हो रहा है। कोई एवरेज के हिसाब से देखता है, कोई देखता है कौन सा मैच विनर है, कोई देखता है किसकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये वेरी हो रहा है, तो इसको हम कलेक्शन नहीं कहेंगे। इसको हम कलेक्शन कहेंगे लेकिन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेरी हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपको पता चल गया, जब कोई कलेक्शन वेरी होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है तो वो सेट भी नहीं होता। तो सेट क्या होता है? जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, ठीक है ना, जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। A set is a well-defined collection of objects. That means five best batsmen of the world is not a set because it varies from person to person, ठीक है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स अब डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। तो पहला क्या है इसमें, पहला इसमें रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली AEIOU, ठीक है ना, ये भी एक सेट है। नेचर नंबर्स लेस देन 5, जिसमें 1 2 3 4 आता है, ये भी एक सेट है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0, क्या है उसका सोल्यूशन? 1 and -2, ठीक है ना, 1 and -2 इसका सोल्यूशन है, तो ये भी एक सेट है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, इसके प्राइम 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 3 and 5, ये भी एक सेट है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्यों सेट कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। देखो जहाँ पे बात करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया की, तो ये एक सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। मतलब इसमें कौन कौन से रिवर्स आएंगे? जो इंडिया में मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया क्या है? इंडिया में जो भी रिवर्स होने चाहिए, लेकिन इंडिया में होने चाहिए। तो उसमें जितने भी रिवर्स होंगे, तो चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, तो ये सारे रिवर्स ऑफ इंडिया है, तो ये इसमें आएंगे। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं रिवर नील, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपकी बुक में है, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं रिवर नील, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा कलेक्शन ऑफ रिवर्स, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ रिवर्स तो रहेगा, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो रिवर नील है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज प्रेजेंट इन अफ्रीका, ठीक है ना। और वी कैन से दैट फ्लोज थ्रू इजिप्ट amongst the largest waters in the world, ठीक है ना। तो रिवर नील इस कलेक्शन में नहीं आएगा। अगर ये इसमें हम ऐड करेंगे तो वो एक सिर्फ कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन ऑफ रिवर्स, लेकिन वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया है, तो वो इंडिया में नहीं आता है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसके बाद वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली AEIOU, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? तो 26 है, उसमें जो 5 है ना AEIOU, तो ये वॉवेल्स इन इंग्लिश है, तो ये भी चेंज नहीं होगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। अगर किसी से भी कहेंगे तो सभी कहेंगे वॉवेल्स, तो ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी ही है, ठीक है ना। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है। फिर है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और वहाँ से कम होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और गोज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो एक तो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और लेस देन 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है। 5 नहीं आएगा, 5 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे चाहिए लेस देन 5, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया। 1 2 3 4 तो सभी यही कहेंगे, चेंज नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0, ठीक है ना, ये भी एक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्या सोल्यूशन इसका? 1 - 2, ये आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स भी 2 होंगे, ठीक है ना। 1 and -2 जो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये भी तो यही होगा ना, इसका थोड़ी कोई 3 या 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका सोल्यूशन 1 and -2 है, ठीक है। तो ये वेरी नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और 1 and -2 इज वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक सेट है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से? 2 3 और 5, तो ये भी एक सेट है, ये वेरी नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट है, ठीक है ना।
तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो भी कलेक्शन वेरी नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे और इसको हम सेट कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं सेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सेट में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो भी आपके पास सेट होगा ना उसको हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, इसी तरह कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से। मतलब जो भी सेट होगा उसको जब हम डिनोट करेंगे कि कोई सेट है तो हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ठीक है ना। जो भी उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, जो उस सेट के इनसाइड जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से यूजुअली डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो हम होल सेट को हम जब डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो उसके सेट में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी मेंबर्स को भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो कभी कभी होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जो मेंबर्स होंगे वो भी कैपिटल दिए गए होंगे, तो उस टाइम हम कभी कैपिटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सिम्बल्स, क्योंकि आप जब भी ये इसके बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में उसमें इन सिम्बल्स का यूज़ होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। तो पहला क्या है कैपिटल एन, क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर्स, जितने भी नेचर नंबर्स हैं तो ये सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जेड क्या करता है रिप्रेजेंट को, जेड रिप्रेजेंट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, कैपिटल आर रिप्रेजेंट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, capital Z plus represents the set of positive integers, capital Q plus represents the set of positive rational numbers, capital R plus represents the set of positive real numbers। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके हम जब एग्जांपल्स करेंगे और एक चैप्टर पढ़ेंगे उनमें इन सिम्बल्स का यूज़ होगा, ठीक है ना। आप ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें टू मेथड्स आपको पढ़ने हैं, रोस्टर और जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़नी है, ठीक है ना। पहले हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई सेट होता है ना उसमें जो मेंबर्स है वो दिए गए होंगे और उनको सेपरेट किया गया होगा कामास के जरिए और रखा होगा विद इन ब्रेसेस, तो वो रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन रोस्टर फॉर्म all elements of set are listed, the elements are being separated by commas and enclosed within braces। जो ये कलर ब्रैकेट्स है इनको हम ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है ना, ये ब्रेसेस भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट होगा जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो हम वहाँ पे लिखते हैं उस रोस्टर फॉर्म में, फिर उनको सेपरेट करते हैं कॉमास के जरिए और रखते हैं विद इन ब्रेसेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। सभी नेचुरल नंबर्स जो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। यहाँ पे सेट कौन सा है, एक तो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और इवन होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए और 10 से कम भी होने चाहिए। देखो नेचुरल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं 1 से 10 तक 10 से कम चाहिए। देखो इसमें 1 to 9 तो आएगा लेकिन हमें इवन चाहिए, तो 1 तो ऑड है, इसका मतलब क्या आएगा 2 4 6 8 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इन रोस्टर फॉर्म हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको, 2 4 6 8 सेट ऑफ ऑल इवन नेचर नंबर्स लेस देन 10 कौन से इवन नेचर नंबर्स आएंगे 2 4 6 एंड 8, ठीक है ना। ये नेचर नंबर्स भी है और इवन भी है, ठीक है, और लेस देन 10 भी है। तो हमने जो ये मेंबर्स है 2 4 6 8 ये मेंबर्स है, इनको हमने सेपरेट किया कॉमास के जरिए और रखा विद इन ब्रेसेस, तो ये एक रोस्टर फॉर्म बन गई, ये रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में कितने वॉवेल्स हैं उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, कौन से लेटर्स है वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू,
तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू हमने लिखा और सेपरेट किया इन मेंबर्स को, इन लेटर्स को जो मेंबर्स है इस टाइम, तो इनको हमने सेपरेट किया कॉमास के जरिए और रखा विद इन ब्रेसेस। तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रोस्टर फॉर्म में। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, मतलब जो भी रोस्टर फॉर्म होगी ना उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखा 2 4 6 8, अगर मैं पहले 8 लिखता फिर 3 फिर अगर पहले 8 लिखता फिर 4 लिखता फिर 2 फिर 6, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। यहाँ पे ए ई आई ओ यू में ये भी लिख सकता हूँ, आई ओ ई ए ओ ये भी लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो ऑर्डर रोस्टर फॉर्म में मैटर नहीं करता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मेंबर्स होंगे सेट में उनको उन्हें हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट होगा उसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो रिपीट होते होंगे, लेकिन हमने रेपिटेशन नहीं करना है। हमने वो अगर कोई एलिमेंट 2 बार होगा वो हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है ना, 2 बार नहीं लिखना है। अगर 3 बार होगा फिर भी हमें एक ही बार लिखना है, 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है रेपिटेशन नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो पहले पॉइंट की भी है और सेकंड पॉइंट की भी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। तो जो वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे पहले किया था ए ई आई ओ यू कामा से सेपरेट करते हैं फिर रखते हैं विद इन ब्रेसेस, और आई ओ यू ए ई, ठीक है ना। जब मैंने कहा ना अभी जो बड़ा पॉइंट था, जो इसमें पहला पॉइंट था, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑर्डर जब मैटर ही नहीं करता तो हम किसी तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर इज इमटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने बात बोला था इंपॉर्टेंट, उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। हाँ यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल एक वर्ड है, इसमें जो लेटर्स हैं वो मेंबर्स बनेंगे इस सेट के। प्रिंसिपल एक सेट है, ठीक है ना, सेट ऑफ लेटर्स है, तो जो ये लेटर्स है ये मेंबर्स बनेंगे इस सेट के। तो ये हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, सिंपली जो ये एलिमेंट्स है पी आर आई एल लेटर्स, इनमें एलिमेंट्स है तो उनको सेपरेट करने पड़ेगा कॉमास के जरिए। तो हमने लिखा पी आर आई एन सी ए एल, तो कॉमास के जरिए हमने लिखा इन लेटर्स को, कॉमा से सेपरेट किया। तो देखो पी आर आई एन तो आया, उसके बाद सी भी आया, लेकिन आई पी ए नहीं आया, आई पी नहीं आया क्योंकि आई और पी पहले से आया था। देखो पी आई, तो आई पी है ना यहाँ पे 2 बार, तो उनको हमने पी और आई को एक ही बार लिखा, ठीक है ना, क्योंकि रेपिटेशन नहीं करना है इसमें, हमको एक ही बार लिखना है। चलो ठीक है ये भी। तो इसके बाद उसमें एक और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, हाँ और क्या एग्जांपल है, स्कूल। देखो स्कूल में भी 2 लेटर्स है ओ जो 2 बार आता है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, SCHOL या CHOSL, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। और रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो जब भी आपको कोई सेट दिया गया होगा ना, तो उस सेट में कोई डेफिनेशन दी गई होगी, मतलब ये सेट जो है किसके रिलेटेड है, इसमें जो मेंबर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है ना, उनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, तभी तो वो उस सेट में हो गया ना। तो जब भी आपको क्राइटेरिया या डेफिनेशन या कुछ बोला होगा सेट के बारे में, वो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पॉजेसेबल इन एलिमेंट और सब सेट, ठीक है ना। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिया गया होगा आपको, कोई सेट दिया गया होगा उसमें लिखा होगा कि कोई सेट है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है, ठीक है ना। कोई कॉमन प्रॉपर्टी दी गई होगी एलिमेंट्स की तो वो एक सेट होगा, ठीक है ना। तो उसमें वैसे नहीं होता जैसे रोस्टर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। कौन सी एग्जाम्पल, जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी, इन द सेट दिस
ये जो रोस्टर फॉर्म है सेट ऑफ वॉवेल्स की, इन द सेट A, E, I, O, U ऑल द एलिमेंट्स possess a कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम इज अ वॉवेल। मतलब जो ये सेट है ना, तो A, E, I, O, U जो ये रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट है, इनमें क्या है, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है, इनमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है, सभी वॉवेल्स है, ठीक है ना। तो इसको हम, इस एग्जाम्पल को हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो कैसे लिखेंगे। अगर हम इस सेट को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वॉवेल्स है तो कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ वी डिनोट द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है ना। इफ वी डिनोट द सेट ऑफ वॉवेल्स, वही राइट, ठीक है ना, वही राइट v इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे बेसिस है, फिर x है, फिर कोलन है, फिर x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। आपको पता है इसको हम कैसे रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल x साइज दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस एग्जाम्पल को हम ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। जो ये ब्रेसिस है ना, ब्रेसिस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैंने लिखा है दस, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, ब्रेसिस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल एंड कोलन स्टैंड्स फॉर साइज दैट। जो ये ब्रेसिस है ना, यहाँ पे जो ब्रेसिस है ये और ये क्या स्टैंड करते हैं सेट ऑफ ऑल, और जो ये कोलन है ये सब, ये इसको हम रीड करते हैं साइज दैट को, ये स्टैंड करता है, ठीक है ना। तो टोटल में हम कैसे रीड करेंगे, हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे ऐसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स साइज दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यही सेट बिल्डर फॉर्म है जो हमने भी एग्जांपल ली थी, जो ये थी, ये वाली वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुई, ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एक्स है ना, एक्स यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, जितने भी इस या मेंबर को, जितने भी इस सेट में मेंबर है ना, वो वॉवेल, यहाँ पे लिखा है एक्स इज अ वॉवेल, मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स है इस सेट में वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक्स इज अ वॉवेल, मतलब ए इज अ वॉवेल, ई इज अ वॉवेल, आ इज अ वॉवेल। तो हम एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, या हम कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, वाई बी, जेड बी, यूजुअली हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एक्स का यूज करते हैं। तो एक्स इसमें रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, ठीक है ना। ए बी एलिमेंट है, ए इज ए बी वॉवेल है, ए बी वॉवेल है, तो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़े एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, आपको सब आएगा। तो ब्रेसिस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल एंड कोलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। चलो यहाँ पे अब एग्जाम्पल है, सेट बिल्डर फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना, जो 6 से कम है वो हमें लिखते हैं। मतलब कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5, तो वही तो सेट आएगा ना, उन्हीं मेंबर्स का सेट आएगा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, सिंपल, ठीक है ना। तो एक्स तो कोई भी नंबर होगा ना, चाहे 1 हो, 2 या 3 हो, वो एक नेचुरल नंबर भी है और 6 से कम भी है, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। फिर यहाँ पे लिखा है हैंस नंबर्स 1 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब का स्क्वायर निकालना है, वही एक सेट है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सिंपल लिखेंगे, क्योंकि जो ये एक्स है ना वो रिप्रेजेंट करेगा मेंबर को। अच्छा, जो भी मेंबर होगा वो तो स्क्वायर ही होगा ना नेचुरल नंबर का। तो चाहे इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3, इसमें 1 स्क्वायर भी आएगा, 1 2 का स्क्वायर वो दैट इज 4 भी आएगा, इसमें 3 का स्क्वायर 9 भी आएगा। तो एक्स 1 को भी रिप्रेजेंट कर देगा, 4 को भी, और 9 को भी, और 16 को भी, 25 को, ठीक है ना। तो ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। और वो क्या राइट ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू एन। सिंपल, जो ये एक्स है, जो ये मेंबर है इस सेट में, वो एन स्क्वायर के बराबर होगा। एन क्या है यहाँ पे,
n बिलोंग्स टू n, ये जो है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक सिंबल है, तो ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो जो ये n है, जितने भी मेंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स साइज दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एंड इज द नंबर्स 1 4 9 16 25 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे 1 4 9 16 25 अप टू गोज अप टू इन्फिनिटी, तो ये सब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होंगे, ठीक है ना। ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है और रोस्टर फॉर्म कैसे होती है, ठीक है ना। इससे पहले मैं कुछ और भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें, हाँ ये एप्सिलॉन का जो मैं भूल गया था बोलना, वो मैं आपसे फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ एप्सिलॉन का। हाँ तो कहाँ रह गया था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है एप्सिलॉन, ठीक है ना। देखो तो ये ग्रीक लेटर है ना, ये ई और ऐसा ई जैसे लग रहा है, तो ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन डिनोट क्या करता है, बिलोंग्स टू। और अगर हम इस एप्सिलॉन को ऊपर से ऐसे एक लाइन खींचेंगे ना, तो सिंपली ये क्या डिनोट करेगा, डज नॉट बिलोंग टू। अब मैं भी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए, यहाँ पे मैंने लिखा ए एक सेट है जो एक रोस्टर फॉर्म में है 1 3 5 7 9, एक सेट है जो हम ये भी कह सकते हैं इस सेट को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना, एक सेट है। तो देखो जो ये 1 है ना, 1 भी इसी सेट में आता है, मतलब 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, 3 भी इसी सेट में आता है, 5 भी, 7 भी, 9 भी। तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 1 सेट क्यों 1 जो है वो इस सेट ए में आता है, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह शॉर्ट में अगर मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू के बदले क्या लिखूंगा मैं, ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन ए, ये रीड करता है बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ऐसे 3 5 7 9 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं यहाँ पे 2 लूंगा या 5 लूंगा, 6 लूंगा, तो इस सेट में तो नहीं आते, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन के ऊपर एक लाइन डालनी है, जो भी नंबर इस सेट में बिलोंग नहीं करता है उसमें एक लाइन डालनी है एप्सिलॉन के ऊपर से। तो ये इसका कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है ना, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। चलो इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। ये रही एक्सरसाइज जो हमें सॉल्व करनी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए आपके लिए जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और हम इनको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि रोस्टर फॉर्म कैसी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, जिस तरह हमने अभी सीखा है, पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए होंगे, तो इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब तो यहाँ पे हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन गिवन क्या है, इससे बिल्डर फॉर्म में। चलो ठीक है, तो ये जो गिवन सेट्स है, तो जो गिवन सेट्स है बिल्डर फॉर्म में, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, पहले हम देखते हैं जो ये सेट है इनमें मेंबर्स कौन से होंगे, उसके बाद उनको लिस्ट करेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमास के साथ और रखेंगे विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है ना, विद इन ब्रेसेस। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन। अच्छा पहला पार्ट क्या है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स, ये आपको अब आएगा पढ़ना कैसे भी रीड करते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स साइज दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 7, या आप ये भी कह सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो क्या सेट क्या कह रहा है कि एक्स मतलब इस सेट में जो जितने भी मेंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, और कौन से इंटीजर्स, जो -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। इसमें आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है ना। ये जो नंबर्स आएंगे इसमें ये इस सेट के नंबर्स होंगे, तो इनको हम फिर सेपरेट करेंगे कॉमास के साथ और रखेंगे विद इन ब्रेसेस। ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है ना, सिंपल।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए इज इक्वल सेट ए इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म के लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे ब्रेस से, उसके बाद लिखेंगे -3x स्लाइस बी -3 एंड 7। तो इंटीजर्स तो सभी आएंगे ना, तो इसमें जैसे मैंने बोला इसमें आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो जो ये जितने भी ये नंबर्स हैं ना, ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी इंटीजर्स है, इनको हम -2 -1 ये नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 को हम न्यूट्रल कहते हैं, और जो यहाँ पे 1 to 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो ये हो गई इस सेट की रोस्टर फॉर्म। तो सेकंड क्या है, अच्छा सेकंड एग्जांपल क्या है, हाँ यहाँ पे x, यहाँ पे x सजेस्ट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है ना। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट में, x क्या रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट में वो प्राइम नंबर्स है और 6 के डिवाइजर भी है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, सिंपली हम इस 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे जो डिवाइजर भी होंगे, 60 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 3 6 2 0 0 2 15 30 3 5 15 5 1 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें पे प्राइम नंबर्स कौन से, एक तो ये 2 आएगा, 3 भी और 5, 2 3 5 क्या होंगे इस सेट में, जो इस ये ही 3 प्राइम नंबर्स होंगे जो 60 के डिवाइजर भी है। कैसे, देखो 60 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे 30 आएगा। 60 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे 20 आएगा। तो और 60 को हम 5 से भी डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें 12 आ सकता है, 12 आएगा, ठीक है ना। तो 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स एंड आल्सो डिवाइजर्स ऑफ 60। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम लिखेंगे p इज इक्वल टू सेकंड पार्ट में सिंपली 2 3 5। ये जो 3 मेंबर्स आए ना 2 3 5, ये एलिमेंट सब सेट है, और जो ये एलिमेंट सब सेट है, और हमने इनको सेपरेट रखा कॉमास में और रखा विदिन ब्रेसेस, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हुई, ठीक है ना। तो चलो समझ में आया, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तक। चलो यहाँ पे और एक एक्सरसाइज है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो अब कुछ सेट्स दिए गए हैं, इसका मतलब जो भी सेट्स गिवन है इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो जो गिवन सेट्स है इसका मतलब ये डेफिनेटली रोस्टर फॉर्म में होंगे, है ना। यहाँ पे अब देखो सेट है, ये भी रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि एलिमेंट सेपरेट किए गए कॉमर्स के साथ और रखे गए हैं विद इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी एक रोस्टर फॉर्म है, दो पार्ट्स है, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन तो ज़रा बताओ पहले में क्या आएगा, सोचो। पहला क्या है, सेट है रोस्टर फॉर्म में, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। 3 6 9 12। तो हमें ढूंढना पड़ेगा जो ये 3 6 9 12 एक सेट है, इनमें ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन या सेट कहेंगे, ठीक है ना। जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी ना वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, सिंपल। तो ये तो हम पहले लिखेंगे ए, ठीक है ना। ए तो सेट है, तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख ही देता हूँ, बेसिस भी हमें स्टार्ट करने पड़ते हैं, और सेट ऑफ ऑल एक्स भी लिखना ही पड़ता है सच दैट। उसके बाद देखना पड़ेगा एक्स में हम क्या लिखेंगे। तो मैं अगर देखूंगा 3 6 9 एंड 12, अगर मैं देखूंगा ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, दैट मीन्स दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ठीक है ना। मतलब अगर मैं n का वैल्यू लूंगा 1 2 3 4, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 आ गए ना मुझे ये 4, मतलब तो मुझे मैं ये 3n लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कामा, लेकिन ये n मुझे सिर्फ 4, n का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 2 3 4 इतना ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n, ठीक है ना, लाइज बिटवीन 1 and 4, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी है। अगर सिर्फ लेस देन 4 होगा तो इसमें 4 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है तो 4 भी आएगा और 1 भी आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें तो डेसिमल्स भी आ सकती है ना, 1 बिटवीन 1 and 4, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 2 3 4, मतलब हमें इंटीजर्स चाहिए या नेचुरल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू n क्या है
नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एक तो इसका मतलब जो ये n है ये नेचुरल नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 इसमें डेसिमल्स नहीं आएंगे। और क्या है यहाँ पे लेस देन 4 या अप टू 4 है तो इसमें ये आएगा, ठीक है ना। तो बस हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल। तो अब दूसरा पार्ट क्या है, बी इज इक्वल टू MATHEICS। अगर हम देखो ना गौर से तो ये वर्ड मैथमेटिक्स है जिसके ये लेटर्स है, ठीक है ना, जिसके मेंबर्स है, जिसको कमाज के जरिए सेपरेट किया गया है और रखा गया है विद इन ब्रेसेस, ठीक है ना, विद इन ब्रेसेस रखा गया है। तो इसमें आप देखोगे इसमें तो पूरे लेटर्स ही नहीं, लेकिन मैंने कहा था जब आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो वहाँ पे रेपिटेशन ऑफ लेटर्स नहीं होता है, रेपिटेशन ऑफ मेंबर्स नहीं होता है। तो इसमें ये मैथमेटिक्स तो वर्ड ही है, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स जो है वो रिपीट होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे एम होता है, ठीक है ना, ए होता है, तो वो पहले से आ गए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू, स्टार्ट करेंगे ब्रेसेस, हम लिखेंगे एक्स साइज दैट, एक्स क्या है, मेंबर क्या है, एक्स रिप्रेजेंट मेंबर, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा लिखना है आपको मैथमेटिक्स, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में रेपिटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेस को क्लोज करोगे तो एक सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। आप कहोगे ये होता है, ये रोस्टर फॉर्म कैपिटल लेटर्स में, मेंबर्स कैपिटल लेटर्स में क्यों है, हम तो यूजुअली लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कैपिटल लेटर्स दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कभी भी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स में मेंबर्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एग्जांपल, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।